प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम बेहद संजीदा मसले पर बात करेंगे। एक ऐसा मसला जो पिछले कुछ समय से देश में निश्चित रूप से सुर्खियों में रहा है और ये सुर्खियों में रहा है अभिव्यक्ति की आजादी का मसला। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। उस गणतंत्र के तहत हमारे ही लोगों के द्वारा बनाए गए संविधान को हमने आत्मसात किया। उस संविधान के अंतर्गत कुछ अधिकार भारत के हर नागरिक को उपलब्ध कराए गए जिन्हें हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। बच्चों को 7वीं 8वीं से लेकर 12वीं तक के बीच में ये अधिकार रटाए जाते हैं। उसके साथ साथ कर्तव्यों को लेकर भी बताया जाता है। तो जो मौलिक अधिकार है उनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है, उसका नाम है मौलिक अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार। अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत संविधान में यह अधिकार हमें प्राप्त है। इसके तहत एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक होने के नाते हमें अपनी भावनाओं को सार्वजनिक करने का अधिकार हासिल है। इस अधिकार का हम तकरीबन पिछले 65 साल से इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे, पर पिछले 10-15 साल से जब से सोशल मीडिया नामक एक तकनीक हमारे बीच में आई है, इस अभिव्यक्ति की आजादी को माने ग्रहण लग गया है और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, ये अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरे बैठते जा रहे हैं। इससे कोई भी राजनीतिक दल और कोई भी सरकार अछूती नहीं है। अब स्थिति यह है कि कोई सरकार अपने खिलाफ कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप सरकार की रीति नीति को लेकर कोई भी टिप्पणी करते हैं, कोई भी बात कहते हैं, तो कोई ना कोई शख्स किसी थाने में पहुंचकर आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन देता है और पता चलता है कि आपके खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। एक ही मामले में कई FIR दर्ज होना भी बड़ी आम बात हो गई है। निर्भर यह करता है कि आप किस राज्य के निवासी और वहां पर सरकार किसकी है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और अगर आप भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं तो हो सकता है कि आपके खिलाफ मामला दर्ज हो जाए, और अगर आप छत्तीसगढ़ में और आप कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो हो सकता है कि आपके खिलाफ मामला दर्ज हो जाए। लेकिन आप ना मध्य प्रदेश के निवासी हैं, ना आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, आप किसी अन्य राज्य के निवासी हैं और वहां से भी अगर आपने भाजपा कांग्रेस के संदर्भ में कोई बयान दे दिया तो कोई भरोसा नहीं है कि जिस राज्य में भी उस दल की सरकार है जिसके खिलाफ आपने बोला है तो आपके खिलाफ मामला दर्ज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आज हम इसी पर बात करेंगे। हम समझना चाहेंगे आजादी के इस अमृत काल में देश जाना कहां चाहता है। वो देश जिसकी आदि संस्कृति ही संवाद की रही है, मतांतर की रही है, सत्य की खोज के लिए हमेशा तर्क को ही हमने सहारा माना है। वह देश जहां पर नचिकेता और यमराज के संवाद के आधार पर ही जीवन मृत्यु के रहस्य को जाना गया, कर्म की महत्ता को जानने के लिए जिस देश में अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ वह भगवत गीता नामक ग्रंथ के रूप में हमारे लिए पूजनीय हो गया। वह देश जहां पर आदि शंकराचार्य के द्वारा ब्रह्म सत्यम जगत रामानुजाचार्य माधवाचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया, उस विचार के साथ में चलने वाला देश आज एक असहमति के वाक्य के आधार पर जुबान बंद करने की तो छोड़िए, सर काटने के लिए भी क्यों आमदा हो जाता है। इस पर आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ का मुंह से निकला शब्द या उसके द्वारा किया गया ट्वीट इतना असहनीय हो गया है कि उसे थाने के माध्यम से हैंडल करने की नौबत आन पड़ी है। बड़े से बड़े पत्रकार के द्वारा निकली गई अभिव्यक्ति के संदर्भ में शब्दों को किसी भी थाने के माध्यम से उसके मुंह में वापस डालने की कोशिशों को क्या देश स्वीकार करने के लिए तैयार है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तात्कालिक संदर्भ जो हैं वो कई सारे हैं, चाहे वो संबित पात्रा के खिलाफ मामला दर्ज होने का हो या नेहा राठौड़ जैसी लोक गायिका के द्वारा किए गए ट्वीट का मसला हो या दिग्विजय सिंह जिनके खिलाफ केस दर्ज होना मानो एक परंपरा सी बन गई है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए जो खास मेहमान है उनसे आपका परिचय कराएं, उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि इफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज टेकन अवे देन डम एंड साइलेंट वी मे बी लेड लाइक शीप टू द स्लॉटर। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई तो हम गूंगे और खामोश हो जाएंगे, भेड़ की तरह वध के लिए ले जाए जाएंगे। जॉर्ज वॉशिंगटन ने यह बात तकरीबन 200 साल पहले हमारे को संदेश के कर दी थी। हो सकता है 250 साल भी हो गए, पर वो बात क्या हम भूल रहे हैं, ये सवाल है। इस सवाल को ध्यान में रखते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान। हमारे साथ डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी हैं,
देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। हमारे साथ कपिल साखला जी हैं, कानूनी दृष्टि से क्या प्रावधान है इसे समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक हैं, जाने माने पत्रकार हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के पैरोकार हैं, वह भी हमारे साथ है। और इन सब के बीच में हमारे साथ चर्चित लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ जी भी है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत चिंतामणि मालवीय जी से ही करते हैं और संदर्भ ये देते हैं कि दिग्विजय सिंह के द्वारा एक ट्वीट किया गया माधव सदाशिव गोलवलकर के संदर्भ में। लाइन लगी हुई है एफआईआर कराने की। जिस उज्जैन में आप बैठे चिंतामणि जी, वहां पर भी एफआईआर हो गई, इंदौर में भी हो गई, गुना में भी हो गई। ट्वीट एक है, एफआईआर कई जगह, और उन सारी जगहों पर है जहां पर आपकी सरकार है। आपसे जानना चाहते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को, क्या संदेश देना चाहते हैं दिग्विजय सिंह को, थोड़ा बताएंगे। इतना क्यों बेचैन हो जा रहे हैं? पहली बात तो यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप परिभाषित कीजिए जी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आशय यह है कि हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं, उसे अभिव्यक्त कर सकें जी। लेकिन यहाँ जो दिग्विजय सिंह जी ने किया है वो मैं जो सोचता हूँ वो अभिव्यक्ति नहीं है जी। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि गोलवलकर जी क्या कह रहे हैं जी। और गोलवलकर जी वो प्रामाणिक रूप से वो सब नहीं कह रहे हैं। ना उन्होंने कहा जो लिखा गया है कि मैं और आगे सैकड़ों साल तक गुलाम रहना पसंद करेंगे, लेकिन इन हरिजन आदिवासियों को सत्ता नहीं दी जाना चाहिए, और इस तरह की हल्की भाषा का प्रयोग ये गोलवलकर जी के नाम से दिया। ये अपराध है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। आप इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम मत दीजिए जी। और बाकी भी इस तरह के जितने केसेस हुए हैं वो वही हुए जहां आपने मैनिपुलेशन करने की कोशिश की है, जहां आपने तथ्यों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। तो ये विषय तथ्यों से छेड़छाड़ जनित अपराध का है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं है। अरे चिंतामणि जी, एक बात बताइए कि गोलवलकर जी के संदर्भ में ऐसा दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दिया, बहुत नाराज हो गए लोग और उसे इतनी जगह एफआईआर करा रहे हैं। ये सन अधिकृत रूप से आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करा रहा है? क्यों नहीं मोहन भागवत जी का दिल इस बात पर रो दिया कि उनके परम पूज्य पूर्ववर्ती सरसंघ चालक के संदर्भ में गलत कोर्ट को उद्धृत करते हुए दिग्विजय सिंह जैसा राष्ट्रीय नेता जो मध्य प्रदेश जैसे राज्य का 10 साल तक मुख्यमंत्री भी रहा, उसके खिलाफ मामला दर्ज कराते हैं? संघ को इतनी परेशानी नहीं है, परेशानी भाजपा शासित राज्य के उन लोगों को हो रही है जिन्हें शायद सुर्खियों में आना है। संघ क्यों नहीं इसके संदर्भ में आपत्ति व्यक्त किया, इसमें चिंतामणि जी बताएंगे। चिंतामणि जी उज्जैन में रह रहे हैं, संघ के प्रमाणिक स्वयंसेवक रहे हैं, उन्होंने तो थाने में जाने का उपक्रम नहीं किया, उन्होंने तो आपत्ति नहीं जताई। थोड़ा बताएंगे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया हिमांशु जी, धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये कि संघ कुछ नहीं करता है, जो भी कुछ करता है स्वयंसेवक करता है। तो संघ अपने स्वयंसेवकों में अभिव्यक्त होता है और ये जो एफआईआर दर्ज कराई है, स्वयंसेवकों को तकलीफ हुई, स्वयंसेवकों को खराब लगा कि भाई ये तो हमारी विचारधारा नहीं है और ऐसा कभी भी गुरुजी गोलवलकर ने नहीं कहा। तो ये जो मिस्चीवियस एटीट्यूड है उनका दिग्विजय सिंह का, इसलिए ये सब हुआ है। चिंतामणि थोड़ा और विस्तार दीजिए। संघ कुछ नहीं करता, स्वयंसेवक करता है। मैंने जानना चाहा संघ के प्रमुख कौन है? पदाधिकारी है ना उसमें जिम्मेदार, माननीय मोहन भागवत जी हैं, भैया जी जोशी जी हैं, होसबोले जी हैं, और लंबी फेहरिस्त है काफी। कोई भी इनमें से, इवन जो मीडिया विभाग का प्रमुख है, प्रचार प्रसार प्रमुख भी है, आपके यहां संपर्क प्रमुख भी हैं, उनमें से कोई कुछ नहीं बोला। उसमें से कोई कुछ शिकायत करने के लिए कि नागपुर मुख्यालय से जाते विधिवत तहरीर देते कि भाई ये हमारे पूर्ववर्ती के संदर्भ में बात ठीक नहीं है, देश में संदेश भी जाता। गुना, राजगढ़, उज्जैन, ये छत्तीसगढ़ में भी तो संघ है ना, छत्तीसगढ़ में भी तो थाने हैं, पर वहां सरकार नहीं है आपकी, इसलिए नहीं पहुंचे। राजस्थान भी है ना, संघ है ना, वहां पर किसी कार्यकर्ता के दिल में कोई क्षोभ नहीं जागा। जागा कहां? जहां आपकी सरकार होगी। तो चिंतामणि ये जानना है, ये सरकार होने के साथ ही कष्ट, दुख, भावनाएं आहत होने का सिलसिला क्यों बन गया है? इसके संदर्भ में थोड़ा आपके माध्यम से रोशनी पड़े ना, कि जहां हमारी सरकार होती है वहां संघ का कार्यकर्ता परेशान हो जाता है, जहां सरकार नहीं होती है आपके विचार की, वहां कोई परेशानी नहीं होती है, चलने दीजिए, ऐसा है? देखिए, वहां की सरकारें चूंकि पक्षपात करती हैं और यहाँ वहां भी गए हैं स्वयंसेवक, तो जगह जगह गए हैं कि भाई ये गलत बात है
हर जगह जाते हैं, लेकिन नहीं आप हुई उदाहरण दर्ज। सहित बताएं ना यहाँ जरा। दर्ज हुई, इसलिए आपके ध्यान में है। नहीं बताइए आपके ना। ध्यान में। और वो जो गए हैं वो इंडिविजुअल वन है, वो आप सेल्फ एंटिटी है, उनको लेकर के आप कोई सांगठनिक रूप से गया वैसा आवश्यक नहीं है। लेकिन चूंकि गलत बात है, व्यक्ति जाता है, कोई संगठन को जाने की जरूरत नहीं। और दिग्विजय जैसे चुके हुए नेता के लिए आप संघ के जिन श्रेष्ठ लोगों के नाम ले रहे हैं, अगर वो ये करने लगे तो फिर तो संघ का कार्य हो गया। संघ इन सब लोगों, इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता। जी तो आप होसबोले जी जाएंगे, मोहन जी जाएंगे, उनको कोई ऐसा कोई वो नहीं है। और इन चीजों दिग्विजय सिंह की, उनके आगे मैं तो नहीं इस तरह का समझता दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय सिंह भाषा की जो मर्यादा है वो कई बार तार तार कर चुके हैं, कई केसेस उन पे चल रहे हैं, कई बार उनको जेल, उनको कोर्ट में जाना पड़ा है, जी उनको और भी अपने वो सब करने पड़े। तो दिग्विजय सिंह के स्तर की उनके अगर बयान देखेंगे तो हंसी हंसी अपने आप आने लग जाएगी, और गुस्सा भी आएगा कि ये जी दिग्विजय सिंह का मानसिक स्तर है। इसके जी लिए आप मोहन राव जी और उनको कष्ट दे रहे हैं कि वो क्यों नहीं गए। जी जो गया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और उन्होंने गलत किया या तो सिद्ध करे तथ्यों के आधार पे, जी। पुस्तक के आधार पे कि हाँ इन्होंने ये कहा है। ऐसी गलत बात करना चिंतामणि जी किसी- मुझे ये तर्क नहीं दे पा रहे, इस संदर्भ का उत्तर नहीं दे पा रहे कि जहां पर उनकी पार्टी का शासन नहीं है वहां पर शिकायत करने के लिए कदम आगे क्यों नहीं बढ़ते। विचार रहेगा चिंतामणि जी। एक सवाल और लेता हूं फिर हनुमा जी के पास आता हूं कि जितना आप गोलवलकर जी के संदर्भ में ट्वीट को लेकर परेशानी जाहिर कर रहे हैं कि गलत बात कोट कर दी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मोतीलाल नेहरू को मुसलमान बताने के संदर्भ में, पारसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले फिरोज गांधी को मुसलमान बताने के संदर्भ में काफी मेहनत की जाती है, उसको लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराते आप। उसके संदर्भ में आपको शिकायत नहीं है, ये तथ्यों के साथ में गलती की जा रही है, देश के सम्माननीय प्रथम प्रधानमंत्री के संदर्भ में गलत बात कही जा रही है, देश के सांसद रहे फिरोज गांधी के संदर्भ में गलत बात कही जा रही है, जिनकी संसद में गूंजती आवाज के आज भी लोग कायल रहे हैं कि कितनी तथ्यपरक तरीके से फिरोज गांधी विचार व्यक्त किया करते थे, अपनी पार्टी की, अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते थे। उनको अपनी सुविधा के अनुसार मुसलमान बता देने में तो बड़ी सहूलियत होती है। थोड़ा इसके विषय में बताएंगे, तथ्यों के प्रति अगर आपका इतना ही आग्रह है तो। जी ये जितनी बात भी आपने बोली है, ये किसी भी हमारे आधिकारिक ट्विटर हैंडल से नहीं आई है, हमारी पार्टी का जो ट्विटर है उससे नहीं आई है, हमारी पार्टी के फेसबुक अकाउंट से नहीं आई है, तो हमारे उससे नहीं आई है। अब कोई किसी भी कुछ भी लिखता है तो भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सबकी पुलिसिंग करेगी, आप क्यों लिख रहे हैं, आप क्यों लिख रहे हैं। भाई हमारी पार्टी ने प्रामाणिक तौर पर इस तरह की कोई बात नहीं की कि जो फिरोज गांधी मुसलमान थे, मोतीलाल नेहरू ये थे, ऐसा हमारी पार्टी ने नहीं कहा। अगर वो है तो फिर हम जिम्मेदारी उसकी ले सकते हैं, बाकी कोई कुछ भी कहे, सोशल मीडिया खुला है तो उसके लिए खुला है, बस हमारे संदर्भ में ना कहे, नहीं तो नहीं खुला है, नहीं तो जेल की सलाखें खुली हुई हैं, कुछ इस प्रकार का है। अनुमा जी आपके पास मैं आता हूं, ये तो हुई भाजपा की बात, कांग्रेस को भी इसी राह पर जाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। अगर संबित पात्रा ने बयान दिया तो छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया, बयान दिया जा रहा है दिल्ली में, मामला दर्ज हो रहा है छत्तीसगढ़ में। राहुल गांधी के संदर्भ में कुछ बोल दिए तो आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय, मामला कहां दर्ज हो रहा है, मामला दर्ज हो रहा है बेंगलोर में। क्यों? क्योंकि वहां पे अपनी सरकार आ गई है। तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि जिस कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही इस देश को आजादी दिलाने में, और उस आजादी की लड़ाई में एक बड़ा बिंदु रहता था कि गुलामी के दौर में ना तो लिखने की आजादी थी, ना पढ़ने की आजादी थी, ना बोलने की आजादी थी। अब आजाद मुल्क में भी लिखने, पढ़ने, बोलने पर अपनी सहूलियत के साथ प्रतिबंध। थोड़ा अनुमा जी आप बताएंगे, आप भी उसी राह पे चलना चाहते हैं, भाजपा आपके लिए रोल मॉडल क्यों हो रही है? हिमांशु जी, और पहली चीज ये है, जब आपने जो सवाल पूछा, आप अपने कार्यक्रम को बैलेंस करने के लिए इस सवाल को इस तरह से पूछ सकते हैं कि कांग्रेस क्यों बीजेपी की राह पे चल रही है। पर हम सब जानते हैं और आप भी देख रहे हैं, ये सत्ता पोषित तानाशाही है जिससे लोग बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बोल भी ना सके। एक कड़ा शब्द है छिछला, सामान्य शब्द है सतही। तो अभी हम जो बीजेपी के प्रवक्ता ने जो भी बातें करी, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को चुके हुए नेता कह दिया, मैं समझती हूँ कि ऐसे लोग जो पहले ही एक तरह की भ्रांतियों में जीते हैं, ये क्या जाने कि क्या
कहा जा रहा है और उसमें क्या बात है। अब आपसे मैं एक निवेदन करूंगी, क्योंकि काफी लंबा आर्टिकल है द प्रिंट वेबसाइट पर। शशि थरूर जी ने गुरु गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर के बारे में एक पूरा ये लिखा है, वाई आई एम हिंदू, जो उन्होंने अपनी किताब लिखी है, उसी में उन्होंने गोलवलकर के बारे में लिखा है। मैं सरल शब्दों में ये बताना चाहती हूँ कि गोलवलकर एक वर्चस्ववादी थे, जिनको मनु से बहुत ज्यादा प्यार था, उनके हर जगह पे लिखा हुआ है। और फिर ऊपर से उनका वही जो सावरकर का था पितृभूमि वाली बात जिसमें वो हिंदुओं का टेरा फर्मा कहते हैं भारत को, और उनको बहुत आपत्ति है कि जो सिविक एक नेशनलिज्म बन रहा है उससे प्रॉब्लम है उनको हिंदुइज्म ही चाहिए और उसी को वो राष्ट्रवाद मानते हैं। और उनका ये कहना है कि जो भी हिंदुस्तान में हुआ, तो मैं ये मानती हूँ कि एक वर्चस्ववादी व्यक्ति जिसके पूरे जीवन में इटली के मैकियावेली का बहुत बड़ी छाप दिखती है, या नीत्शे की, जर्मन के नीत्शे की छाप दिखती है, जिसमें ये बताया जाता है कि राजा को अगर उदार और थोड़ा दमनकारी दोनों होना चाहिए, लेकिन उदार होना कोई जरूरी नहीं है। वो अगर केवल दमनकारी भी हो जाए तो लोग बाग बाद में भूल जाते हैं, और राजा को वैसा ही होना चाहिए। तो यही चीजें तो लिखी हैं गोलवलकर ने। आप देखिए, प्रकाश राज का आपने वो कार्टून देखा है क्या है उस कार्टून में? ब्लैक एंड व्हाइट कार्टून है, सिर्फ एक टीका लगा है। तो उसमें उस बंदे का नाम प्रवेश शुक्ला है, जिसने वो घृणित अपराध किया। तो अगर ये, और उन्होंने बनाया हुआ भी नहीं, अगर उसे ट्वीट किया है तो क्या प्रॉब्लम है? नेहा राठौड़, इस तरह से ना भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों के अंदर जो सहन शक्ति है उसे खत्म करेगी, और कहीं ना कहीं सारे लोग एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। कांग्रेस की जहां तक आप बात कह रहे हैं, भाई आप जब अपराधियों को बोलते हैं, अपराधी कहता है कोई, मान लिया आपने सुना हो कि इतने पैसे की फिरौती दूं तो तुम्हारा आदमी लौटा दूंगा, क्या करें? कहीं ना कहीं तो ये करना पड़ेगा ना, क्योंकि लगातार राहुल गांधी जी के ऊपर जो कोलार में केस हुआ, कोलार में उनका भाषण हुआ, सूरत में उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, वहां एफआईआर होती है, और चूंकि गुजरात में ही ये सब हुआ है तो इनकी हिम्मत बढ़ गई है। ये सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी का विधि प्रकोष्ठ, लीगल सेल कर रही है, इसमें कोई नॉर्मल लोग नहीं है। और ये जजों को भी समझना चाहिए अब कि ये लगातार राजनीतिक उद्देश्यों से और देश से लोकतंत्र खत्म करने के लिए इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, मेंबरान और आरएसएस के लोग ये जाकर केस करते हैं, और बड़ा अच्छे से पल्ला झाड़ लिया बीजेपी की तरफ से आए हुए प्रवक्ता ने। सारा कुछ तो बीजेपी आईटी सेल से होता है। संबित पात्रा ने और जो ये थे रमन सिंह, इन्होंने कांग्रेस का एक गलत फर्जी चिट्ठी डालकर कहा कि ये टूल किट है, और कांग्रेस के बारे में गलत कहा, और फिर ट्विटर ने खुद फ्लैग किया। ऐसे में अगर एफआईआर ना लॉन्च की जाए तो क्या किया जाए? और आज की खबर आपको बता दें, कल की खबर हिमांशु जी, एक पीएएसए एक्ट है जो दिल्ली में लगाया जा रहा है, जिससे और भी ज्यादा इसी तरह से लोगों का कुछ भी करने से उनके ऊपर केस किया जा सके। दिल्ली के राज्यपाल ने अभी जाके वो केंद्र को भेज दिया है वो प्रस्ताव। तो लगातार तानाशाही तरीके से आप खाली प्रोग्राम को बैलेंस आउट मत करिए, क्योंकि कांग्रेस ने इससे पहले हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही जगह दी है। आप एकाध उदाहरण दे देंगे कि मजरू सुल्तानपुरी और ये सब, मैं खुद ही बोल दे रही हूं ना कि उस कविता को पढ़ लीजिए, और आज के समय में बताइए उस कविता से क्या होता। अच्छा एक बात बताइए अनुमा जी, आपने तो कह दिया आप तो बैलेंस करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बैलेंस क्या कर रहे हैं? अर्नब गोस्वामी अगर चैनल पे कार्यक्रम कर रहे थे और अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर बोला और उसके खिलाफ एफआईआर छत्तीसगढ़ में दर्ज हो रही है, तो उसमें बैलेंस मैंने क्या किया? छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की थी ना। मेरा सवाल इस बात को लेकर है अनुमा जी कि जहां जिस दल की सरकार है वो उस सरकार के द्वारा अपनी पुलिसिंग का इस्तेमाल अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए क्यों हो रहा है? इसमें बैलेंसिंग कहां है? तथ्य है, तर्क है, और आपसे इस पे उत्तर की अपेक्षा है। आप इतने विचलित क्यों हो जाते हैं? भाई भाजपा कटघरे में है, पर देख तो ये रहे हैं कि कांग्रेस भी उसी परंपरा की वाहक क्यों हो रही है। इसके संदर्भ में तो बताइए ना, ऐसे भी क्या नाराजगी? मैं कहाँ विचलित हो रही हूँ, मैं तो आपको खाली बता रही हूँ कि मनोज शुक्ला और मुंतशिर ने आदि पुरुष में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करी तो थी लेकिन उन पर तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने माफी मांग ली और बस उसके बाद
किसी भाजपाई ने, किसी आरएसएस वाले ने कुछ नहीं कहा। तो ये तो दोहरा चरित्र है। आप अगर हमसे कहते हैं कि हमने एक और फिर आप ये भी तो देखिए किस जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती, हालांकि वो एक आर्मी के अधिकारी का बेटा है, लेकिन उसके कारनामे तो ऐसे है नहीं। अफवाहें फैलाने में, पूरे देश में एग्जैजरेट अतिरेक फैलाने में उस व्यक्ति का हाथ है। और सब जानते हैं जिस तरह से एक आत्महत्या के ऊपर एक दूसरी महिला का किस तरह से उन्होंने ट्रायल किया था, मीडिया ट्रायल, क्या आप उसको सही मानते हैं? रिया चक्रवर्ती की बात कर रही हूं। तो जो व्यक्ति टीआरपी के लिए और इस तरह से किसी की इज्जत दांव पे लगा सकता है, तो उस पर एफआईआर भी ना हो। आप मतलब कमाल ही कर रहे हैं। ये तो मैं देख रही हूं कि भाई एफआईआर कराइए ना, पर अगर दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है तो दिल्ली में कराइए ना भाई, अगर बॉम्बे में हो रहा है तो बॉम्बे में कराइए, जहां आपकी सरकार है। सवाल इस बात को लेकर कार्यक्रम का है, बुनियाद इस बात पर है कि अगर मुंह से आवाज निकली तो जहां मेरी सरकार है और वो आवाज अगर मेरे खिलाफ है तो मैं उस आवाज के बंद करा दूंगा। ये जो सरकारों का चलन शुरू हुआ है, ये चलन देश को कहां ले जाएगा? विचार है हनुमान जी, थोड़ा और विचार कीजिएगा। मैं आना चाहता हूं इस समय पर नेहा राठौड़ जी के साथ में। क्या ये तो सरकार वाले लोग थे? चिंतामणि जी की भी कहीं सरकार है, चिंतामणि जी आऊंगा मैं आपके पास। हनुमान जी की भी कहीं कहीं सरकार है, पर नेहा जी का भी कहीं सरकार नहीं है। नेहा जी का हर जगह प्रतिकार है। तो नेहा जी थोड़ा आप इस पर रोशनी दें। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि जहां विरोध का स्वर आया, कोशिश की जाती है ये विरोध वहीं का वहीं दबा दिया जाए, कहीं इसका विस्तार ना हो जाए। आजकल आपकी काफी अनुभव हो गया है केसेस के मामले में। हो सकता है आप गायकी के साथ साथ में आने वाले समय कानूनविद भी दिखे, क्योंकि इतने अगर मामले झेल लेंगी तो खुद भी एक अच्छी वकील हो जाएंगी। कपिल सागला जी के लिए हो सकता है चुनौती बन जाए। जी थोड़ा नेहा जी आप बताएंगे इस अनुभव के विषय में। देखिए, जो हमारे पैनलिस्ट अभी बैठे हुए हैं वो मुझसे काफी बड़े हैं, काफी सीनियर हैं। मैं तो सबका सम्मान करती हूँ और शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। मैं बस एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, सरकार किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, आलोचना पसंद नहीं करती है। ठीक है, आज हाँ, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। अब आप बता ही रहे हैं जैसा कि जहाँ पे भाजपा शासित राज्य है वहां पे कांग्रेसियों के खिलाफ में या फिर कोई भी विरोध में बोल रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज, जहाँ पे बीजेपी का है तो उस तरीके से हो रहा है। देखिए, सरकारों को ईमानदार लोग पसंद हैं, पर वो अपने शासनकाल में नहीं पसंद हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज लोगों को लग रहा है या कांग्रेसियों को लग रहा होगा कि मैं उनके साइड से बोल रही हूँ, उनको फायदा हो रहा है मेरे गीतों से, चाहे ये सारी चीजें। सच्चाई ये है कि जब ये सरकार में आएंगे तब भी मैं एक लोक गायिका की हैसियत से मैं लोगों की बात करूंगी और इनको चुभेगा, यही सच्चाई है। यहाँ पे खैर बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता सब बैठे हुए हैं, ये लोग पार्टी के लोग हैं। मैं पार्टी से बिल्कुल अलग हूँ, मैं बिल्कुल ही पॉलिटिकल लड़की नहीं हूँ, पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा कहना यह है कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा तो किया है। अभी वर्तमान में जो केंद्र में है या फिर ज्यादातर राज्यों में अगर मैं बात करूं जिनकी सरकार है, तो देखिए मैं काबा मैंने गाया जी। और मैं तो जो टीवी चैनलों के, बड़े बड़े टीवी चैनलों के एंकर्स हैं, उनसे भी मैं सवाल करना चाहती हूँ। वो लोग खुद मुझसे उल्टा सवाल करते हैं कि तुमने कुछ गलती तो जरूर की होगी, तभी तुम्हारे खिलाफ नोटिस आया है, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने यूपी में काबा गाया तो बड़ा वो लोकप्रिय हो गया क्योंकि वो जनता से संबंधित गीत था, जनता की बात थी और सरकार की कहीं ना कहीं पोल मैंने खोल दी थी भोजपुरी में लोकगीत के माध्यम से। तो मेरे खिलाफ इलीगल नोटिस भेज दिया गया। जस्टिस कार्जो से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा दरोगा अनपढ़ था क्या कि तुमको नोटिस भेजने चला आया, इस चीज में तो कुछ है ही नहीं। और इन लोगों ने आरोप लगा दिया कि नहीं, समाज में वैमनस्य फैलाने का काम कर रही हूँ, समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने की मैंने कोशिश की। हालांकि कुछ हुआ नहीं क्योंकि उस केस में कुछ दम ही नहीं था, वो अवैध नोटिस था। अभी एमपी में काबा कमिंग सून करके एक मैंने ट्वीट किया जिसमें एक कार्टून भी मैंने शेयर किया है। तो आरएसएस के लोग बड़ा नाराज हो गए हैं, ये कह करके एफआईआर दर्ज करा दिया। एक छुटभैया नेता ने, वहां का भाजपा का कुछ छुटभैया नेता है, नेताई करना चाहता है, ठीक है, लेकिन ये तरीका बड़ा गलत है। इस तरीके से करा दिया कि नहीं भैया, तुमने तो आरएसएस के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की है। उस पे मेरा कहना यह है कि हाफ नेकर पे अधिकार सिर्फ आरएसएस का है। या व्हाइट शर्ट पे भी बैठे हुए हैं एक पैनलिस्ट, उन्होंने भी व्हाइट शर्ट पहना हुआ है। अरे भैया, गर्मी में तो यहाँ हम सब नेकर पहन के घूम रहे हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि आरएसएस के का ही गणवेश है ये?
और दूसरी चीज ये है कि उस फोटो में आप देखेंगे, उस कार्टून में आप देखेंगे कि वो जो व्यक्ति है जो कार्टून के अंदर है, आप दिखा दीजिएगा अपने चैनल पे भी, जी वो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहना हुआ है। क्या कोई सामान्य व्यक्ति शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनता है? सामान्यतः नहीं पहनता, वो शर्ट के अंदर ही पहनता है। जनेऊ दिखाने की चीज नहीं है ऊपर ऊपर कि हाँ मैं बहुत बड़ा जो है तो मैंने ना उसमें एक विक्षिप्त आदमी की फोटो दिखाने की कोशिश की है, जिसको अपने शरीर का भी शुद्ध बुद्ध नहीं है, उसका जनेऊ उसके शर्ट के ऊपर है, वो सिगरेट पी रहा है, उसको अपने कपड़ों का भी ख्याल नहीं है, तो वो एक प्रतीकात्मक फोटो है। तो ये मेरा अपना पक्ष है। बाकी इनको तो भैया एफआईआर कराना है, आपका मुंह अच्छा एक बार बंद बताइए नेहा जी, आपको भी क्या आनंद आने लगा क्या? आपने बताया कि मेरे ऊपर पहले मामला दर्ज हुआ, काटजू साहब ने बताया कि दरोगा पढ़ा लिखा नहीं है क्या, तो इसलिए आपका हौसला बढ़ गया, बोले कि इतने में क्या बिगाड़ लिए, तो चलो आगे और बढ़ते हैं, पहले गा ही रहे थे अब दिखाते भी हैं, तो इसलिए ट्वीट कर दिए। सवाल है क्या जो लोग एफआईआर कराते हैं उनके संदर्भ में, या जो पीआईएल का एक फैशन चला तो समझ में आया कई लोग प्रचार पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, नेहा जी भी इस होड़ में लग गई क्या? और जिन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया, मैं शुक्रगुजार इसलिए हूं क्योंकि देखिए एमपी में काबा मेरा आने वाला है और अभी वो रिलीज भी नहीं हुआ है, केवल मैंने ट्वीट किया है और इन्होंने एफआईआर दर्ज करा करके आपने एकदम पूरे ट्वीट थोड़ी मीडिया में किया, हल्ला। एक कार्टून से ही अपना टीजर रिलीज कर लिया कि आप आने वाली हैं, अपने गाने के साथ आने वाली है, लेकिन क्या आपका गाना आने दिया जाएगा? 3 जगह एफआईआर दर्ज हुई है नेहा जी, घबरा तो नहीं गई? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। मैं ये कह रही हूँ कि ये लोग तो मेरा फ्री में पीआर कर देते हैं। अब देखिए पता भी नहीं है एमपी में काबा के अंदर मैंने आपकी तारीफ की है कि आलोचना की है, कम से कम इतना धैर्य जरूर होना चाहिए था कि भैया सुन तो लो कि लड़की कह क्या रही है। सुना ही नहीं, पहले ही एफआईआर दर्ज करा पहले ही दिया। एफआईआर कर दी। बहरहाल मुझे इसको विस्तार देने के लिए आना है, कानूनी पहलू पे जाने से पहले मैं सामाजिक पहलू पे जाना चाहता हूं, और इसलिए डॉक्टर राकेश पाठक आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले चिंतामणि जी की टिप्पणी सुनना चाहता हूं। जी चिंतामणि जी, हनुमा जी के समय से ही आपको लग रहा था कि कुछ कह दिया जाए? जी जी तो पता नहीं लेनिन वेनिन कहाँ चली गई, इनको विवेकानंद नहीं दिखते, इनको भारतीय चिंतक नहीं दिखते, इनके दिमाग में विदेशीपन ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस विदेशियों द्वारा बनाई पार्टी है। लेकिन मैं नेहा जी से कहना चाहता हूं कि वो ड्रेस स्वयंसेवक जैसी क्यों थी? आप बता पहनेगा दूसरे ही पहन सकते, तो ये कुत्सित मानसिकता, ये जो पाखंड है, ये पाखंड सामने आता है। ये जो इनका विचार है ना, ये जो उसको लेकर के चलते हैं, ये सामने आता है। ये जो पाखंड है, ये ढोंग है, ये हिपोक्रेसी है, ये सामने आती है। कि बताना वो चाहते हैं गाय का पेशाब पी रहा है, उसको स्वयंसेवक था क्या जो शुक्ला? आपको मालूम है कि शुक्ला स्वयंसेवक था, तो शुक्ला को स्वयंसेवक करके कैसे प्रस्तुत कर रहे थे आप? तो क्या आप क्या चाहते हैं चिंतामणि, उसे कमल के फूल के साथ दिखाते? ये तो प्रमाणित है ना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय विधायक है उनका प्रतिनिधि था, तो आपका ऐतराज इस बात को लेकर है क्या चिंतामणि जी? क्या आप संघ के संदर्भ में दिखा दिए? उसे दिखाना था भारतीय जनता पार्टी के प्रामाणिक कार्यकर्ता के तौर पर, इसलिए इतने नाराज है। हमारे कार्यकर्ता को आप दूसरी की ओर कैसे दिखा दिए, इसलिए दुखी हो गए आप? केवल एफआईआर नहीं बल्कि इनको जेल भी होना चाहिए। और ये काबा काबा कर रही ना, ये मध्य प्रदेश में काबा कर रहे, इन्होंने यूपी में किया था, इतनी थंपिंग मेजोरिटी से हमारी सरकार बनी जी। ये उत्तर मध्य प्रदेश में काबा कर देंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी थंपिंग मेजोरिटी से बनेगी। मैं तो चाहता हूं ये तथ्यों की बातें नहीं करते, ये पाखंड। अरे चिंतामणि जी, आपने तो टोटका बता दिया। अगर नेहा जी आप काबा कर देंगे मध्य प्रदेश में, तो जो एक मुश्किल चुनाव दिख रहा है, चिंतामणि जी को लग रहा है आपकी कृपा से एक तरफा चुनाव भाजपा के लिए हो जाएगा। वो इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से। आप निश्चिंत रहिए, एफआईआर से कुछ नहीं होगा। चिंतामणि जी तो बड़े उत्साहित हो गए आपके उससे। जी आप कुछ कह रही हैं? चिंतामणि जी, मैं आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ। मेरा गीत सरकार बनाने और सरकार गिराने का काम नहीं करता है ना? तो आपको मैं शुभकामनाएं दे रही हूँ। तो नेहा जी की शुभकामनाएं मिल गई, गीत भी जल्दी मिलेगा चिंतामणि जी। लेकिन अनुमा जी कुछ कह रही है, अनुमा जी की बात सुने फिर राकेश पाठक जी के पास चलते हैं। जी अनुमा जी। कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता आए हैं, चिंताएं तो देखिए, उनके राम माधव जी जाते हैं चीन, 2 बार जाते हैं, 2009 में जाते हैं, 11 में जाते हैं। इटली के कारण जो संघ का गणवेश है उसका प्रारूप बनता है। जो लोग विदेशों से और अंग्रेजों से तो लड़ाई करनी नहीं थी, तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेकर जब चिड़ के बात करते हैं ना, तो केवल उनके ऊपर हंसा जा सकता है। और नेहा राठौर को मैं सैल्यूट करती हूँ, बहादुर लेडी है, इसलिए नहीं कि वो उनका किया हुआ से कांग्रेस को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। कल को वो कांग्रेस के खिलाफ जाएंगी ना, तब भी उनकी ऐसी ही तारीफ की जाएगी।
ये मैं कहना चाहती हूँ, और ये कहना मुझे जरूरी लगा क्योंकि मैं पहली बार, मुझे पता नहीं था कि मैंने ध्यान नहीं दिया था पूरे पैनल पे। आई सैल्यूट हर। तो कुल मिलाकर अनुमा जी बड़े अभिभूत है, नेहा जी। पर देखते हैं जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी फिर आप आएंगी ऐसे किसी ट्वीट के साथ, तो अनुमा जी वैसे ही स्वागत आपका कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, इंतजार करेंगे हम। पर अभी डॉक्टर राकेश पाठक के पास चलते हैं और राकेश पाठक जी आपसे समझना चाहते हैं, मामला इतना ही सरल है क्या? भाई लोग गलत बोलते हैं, गलत पे कार्रवाई हो जाती है, या आप उस खतरे को देख रहे हैं? अमृत काल की बात कही जा रही है और आजादी के खात्मे के हालात बनते जा रहे हैं। अब कोई असहमति के स्वर को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। स्वागत की तो बात छोड़िए, असहमति को अब बगावत के तौर पर देखने की भावना व्यक्त हो रही है। इसके संदर्भ में डॉक्टर राकेश पाठक आप कुछ कहेंगे? या मामला इतना सरल ही है, कोई गलत करता है ना तो गलत के संदर्भ में कार्रवाई हो रही है। जैसे चिंतामणि जी हमें समझा रहे थे, कुछ कुछ जगहों पर कांग्रेस भी हमें ऐसे ही समझाती है, ये गलत कर रहा था, ठीक कर दिया गया, ठीक कर देंगे। या डॉक्टर राकेश पाठक आप देख रहे हैं कि गलत को गलत कहने की अगर कोई हिमाकत करेगा तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गलत को भी सही कहो, उसी के लिए केवल आपका स्वागत होगा। सही को तो सही कहना ही है, गलत को भी सही कहना है। अब सरकार की ऐसी अपेक्षा है, और जो इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा उसकी जगह अब सलाखों के पीछे होगी। क्या कहते हैं डॉक्टर राकेश पाठक? हिमांशु जी, जो वर्तमान हालात हैं जिसका खाका आपने खींचा है, मुझे उम्मीद फाजली साहब का एक शेर याद आता है जी। उम्मीद फाजली नदा फाजली साहब के भाई थे, पाकिस्तान में जाकर बस गए थे, लेकिन इतना मौजू है वो शेर, आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। क्या बात। तो हिमांशु जी, ये दौर बड़ा कठिन है, इसे हम अमृतकाल कह जरूर रहे हैं जी, लेकिन तमाम तरीके के खतरे हैं। पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं अभिव्यक्ति की आजादी का उस सीमा तक पक्षधर हूं जिस सीमा तक देश की स्वतंत्रता, देश की सुरक्षा, सामाजिक समरसता बाधित न होती जी। मैं अभिव्यक्ति के जितने माध्यम हैं, जिसमें से एक माध्यम का प्रतिनिधि मैं भी हूं और आप भी हैं, पत्रकारिता जी। मैं कविता का विद्यार्थी भी हूं, किताबें भी लिख चुका हूं, तो मैं जितने माध्यम है, चाहे बहन नेहा का माध्यम हो, लोकगीत गायन या चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, अभिव्यक्ति के जितने माध्यम है उन सब की स्वतंत्रता का नाम जी। मैं एक उदाहरण के साथ और अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। 1930 के दशक में कैथरीन मेयो की एक किताब आई थी, मदर इंडिया। उसमें भारत में स्त्रियों की, दलितों की दशा के बारे में बहुत कटु सत्य के साथ विवरण था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा गया कि इससे भारत की छवि खराब हो रही है, इस किताब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बापू ने कहा कि मैं किसी किताब पर प्रतिबंध लगाने का हामी नहीं, मैं इसे पढ़ूंगा, जो इसमें अनुचित होगा उसके बारे में समीक्षा और समालोचना लिखूंगा, और गांधी ने यही किया जी। तो मुझे लगता है कि जो भी बयान है, ट्वीट है, नया दौर है, इस वक्त सोशल मीडिया का आविष्कार हुआ है, तो इसके जो माध्यम है, पहले ये माध्यम नहीं थे। सोशल मीडिया में ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल है जी। जो कुछ कहा जा रहा है उसका जवाब कहने से ही होना चाहिए, जो लिखा जा रहा है उसका जवाब लिखने से होना चाहिए। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी के शिखर नेता, हमारे आपके, हम सबके बहुत प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, अगर मुझे कोई किताब पसंद नहीं आएगी जिसमें मैं सहमत नहीं होऊंगा तो मैं उसके खिलाफ दूसरी किताब लिख दूंगा। मुझे सिनेमा पसंद नहीं आएगा तो दूसरा सिनेमा बना दूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बयानबाजियों का बेहतर जवाब यह है कि उसी माध्यम से जवाब दिया जाए बजाय मुकदमों के। अब मैं इस पर आता हूं, जो आज के आपके विमर्श का केंद्र बिंदु है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए इस मामले में। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, और जहाँ बीजेपी की सरकार है वहां उनके विरोधियों, उनसे असहमत लोगों के खिलाफ। मैं दोनों ही को इस बात के लिए उनकी निंदा करता हूं कि इस तरह के मुकदमे न दर्ज हो, बेहतर हो उनका जवाब। नहीं राकेश पाठक जी, आप मतलब क्या है, बैलेंस मत करिए। क्या ये आरोप मेरे तक ही ठीक है जो अनुमा जी ने लगा दिया? आप पहले इसका विवेचन करें। क्या आप वाकई इत्तेफाक रखते हैं कि सारी सरकारें इस तरीके से व्यवहार कर रही हैं,
या देश के दो प्रमुख राजनीतिक दल इस अनुसार व्यवहार कर रहे हैं, या आप मानते हैं कर तो केवल भाजपा रही है, कांग्रेस अपवाद है, एक आध जगह हो गया? मतलब आपका नजरिया क्या है? क्या आरोप एक ही व्यक्ति तक रह जाए, दूसरे व्यक्ति कम से कम अपनी तटस्थता बता दे? तो डॉक्टर राकेश पाठक जो एक तटस्थ पत्रकार हैं, उनकी क्या राय है? मेरी स्पष्ट राय यह है कि देखिए, झूठ और घृणा का जिस तरह से प्रचार प्रसार 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता आ रहा है, तो इसकी गंगोत्री तो संघ है जी। महात्मा गांधी के बारे में इतनी विकृत जानकारियां पिछले 100 साल से चलाई जा रही हैं जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक इंटरव्यू में कहते हैं, और पहले पेज पर देश के सबसे बड़े अखबार में 8 कॉलम में इंटरव्यू छपता है आज से 8-10 साल पहले जी, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने गृह मंत्री सरदार पटेल की अंत्येष्टि में नहीं गए थे जी, जिस दिन अखबार छपा उसके 10 मिनट के बाद फोटो आ गई पंडित जवाहरलाल नेहरू की। जी, भाषा के स्तर की बात कही डॉक्टर मालवीय ने जी, कि दिग्विजय सिंह की भाषा का स्तर, तो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह को नरेंद्र मोदी तक पहुंचने में अभी 100 साल और लग जाएंगे। जी, माननीय मोदी जी की जो भाषा है, स्त्रियों के बारे में जो कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय इत्यादि इत्यादि, तो दिग्विजय सिंह उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते, बहुत समय लगेगा। अब आपकी सीधी बात है मुकदमेबाजी की, मैं ऐसा मानता हूं कि जितना इस वक्त अभिव्यक्ति के खिलाफ संघ और भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस तो उसके पास भी नहीं बैठती है जी। 70 साल से कांग्रेस के नेताओं, 2-3 उदाहरण तो आपने दे दिए, नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू और फिरोज गांधी जी के, हजारों और लाखों उदाहरण है। मालवीय साहब ने कहा कि किसी ने किए होंगे, किसी अधिकृत व्यक्ति ने नहीं कहा। हम अधिकृत व्यक्ति का नाम भी बता देते हैं। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बैठा हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा, क्षमा कीजिए, प्रज्ञा ठाकुर जी ने, साध्वी नहीं कहना चाहता मैं, प्रज्ञा ठाकुर जी ने राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में जो कहा था, उस पर तो नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ इतना कहा, मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, लेकिन आज भी संसद में उनके सामने बैठी हैं। क्या इस पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? तो जब अभिव्यक्ति की आजादी उस स्तर तक सीमाओं का अतिक्रमण करने लगे, सीमाओं के आर पार जाकर देश के महानायकों, देश की आजादी की लड़ाई के नायकों के बारे में अनर्गल बात कहे, तब तो कोई ना कोई प्रतिक्रिया जाहिर करनी ही पड़ेगी, जाहिर होनी चाहिए। लेकिन मैं इसके कानूनी पहलू पर आना चाहता हूं, और उसके लिए कपिल साकला जी आपकी मौजूदगी मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक भाषण दे दिए राहुल गांधी, सम्मान्य सांसद हुआ करते थे और साथ साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते थे जब उन्होंने भाषण दिया था। उस भाषण के चलते वो अभी पूर्व सांसद है, और हाईकोर्ट में जब वो राहत मांगने के लिए गए तो हाईकोर्ट ने राहत देने से तो इनकार किया, साथ साथ ये भी बताया कि देखो ये जो आप है ना, आप आतन अपराधी टाइप के, आपके खिलाफ 10 से ज्यादा मामले चल रहे हैं मानहानि के। अब नेहा राठौर हैं, एक ही मामले में 3 मामले इन पर दर्ज हो गए, 3 जगह एफआईआर है। तब भोपाल में भी है, उनके छतरपुर में भी हो गई है, लखनऊ के गोमती नगर में भी हो गई है। दिग्विजय सिंह है तो दिग्विजय सिंह को तो खुद ही याद नहीं रहा कि उनके खिलाफ कितनी जगह मामले दर्ज करा दिए गए। तो आपसे ये जानना चाहता हूं, ये कानूनी स्तर पर पहलू क्या है, थोड़ा कपिल साकला जी ये तो समझाइए हमें। क्या है, मुंह से शब्द निकाल दिया, उसके साथ मान की हानि हो जा रही है। आजकल सबका मान इतना बढ़ गया है, तो इसके संदर्भ में संविधान से वाकई कोई आजादी मिली हुई है, या हम खामखा में गलतफहमी में बच्चे थे तब से पढ़ते आ रहे थे व्यक्ति की आजादी है? क्योंकि यहां तो मुंह से शब्द नहीं निकला, एक नोटिस तैयार रहता है। तो थोड़ा आप समझाएं हमें कि है क्या अभिव्यक्ति की आजादी? भाई अभिव्यक्ति की आजादी तब तक है जब तक की, तो जब तक में तो सभी आ जा रहे हैं, बस शब्द निकलने की देर है, मन में ही रखो अभिव्यक्ति। तो थोड़ा समझाइए ना कपिल साकला जी, कहां पहुंच गए हम देश में? देखिए डॉक्टर साहब, जो आपका राइट है अपने मन की बात बोलने का, जी, बहुत बड़ा राइट है, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में है, आर्टिकल 19 में जी। और ये कहते हैं कि आपके मन में जो बात है, जो आप बोलना चाहते हैं, राइट टू एक्सप्रेशन है, ये फंडामेंटल राइट है, ये लिया नहीं जा सकता जी। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ये फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं, सेकंड पार्ट नहीं पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट जो 19(2) कहता है जी कि इसके साथ साथ कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं जी। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ये हैं कि आप किसी को डिफेम नहीं करेंगे जी, आप किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसी चीजें नहीं बोलेंगे जिससे उनकी मन को ठेस पहुंचे जी। और 19(3) ये कहता है जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आगे भी लगा सकती है जी। तो एक स्पाइडरमैन में एक डायलॉग था जो हमारे हाईकोर्ट के जज साहब भी यूज कर चुके हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जी।
ये बहुत बड़ी पावर है। देखिए मीडिया, अब आप ये बोले कि ये पिछले 10 साल या पिछले 6 साल में ऐसा क्या हुआ, तो आप ये मानेंगे कि दो चीजें तगड़ी हुई। एक जो है मीडिया बहुत तगड़ा फैला जी, और जो मीडिया भी है ना वो सिर्फ टीवी से हटके अब वर्ल्ड वाइड वेब में भी पहुंच गया। अब क्या होता है कि न्यूज कम होती है, व्यूज बहुत होते हैं जी। तो जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जो छोटे छोटे जर्नलिस्ट हैं, जो छोटे छोटे चैनल चला रहे हैं, वो अपनी व्यूज को बताते हैं, अब न्यूज नहीं बताते। अब व्यूज में क्या खतरनाक, और साथ में जो दूसरी चीज साथ में लिंक कर दूंगा, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, शायद आप ही ने एक बार यूज किया था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी बड़ी खतरनाक चीज है। ऐसा है, झूठ के पांव बड़े तगड़े होते हैं ना, 100 पांव होते हैं। किसी ने झूठ चला दिया, वो फैल गया, कहीं कांड हो गया, कहीं पे वायलेंस हो गया, अटैक हो गया, लोग मारे गए, और फिर पता चला अरे किसी ने झूठा न्यूज चला दिया। तो उसको कैसे रोका जाए? रोकने के लिए अनफॉर्चुनेटली आपके पास जो है इंडियन पीनल कोड 1860 में बनाया गया था। प्लीज अंडरस्टैंड, 1860 का जो लॉ है वो आज भी चल रहा है जी। और 1860 में ये बोला गया था, सेक्शन 499 में डेफेमेशन को डिस्क्राइब किया गया था, जिसमें बोला गया था स्लैंडर और लाइबल होगा, या तो आप किसी को बोल के ठेस पहुंचाए या लिख के ठेस पहुंचाए। और 500 में पनिशमेंट बोली गई थी, और 199 में बोला गया था कि किस तरह से डेफेमेशन बनेगा। वो ये बोला था किसी भी आदमी, एनी पर्सन अग्रीव्ड, नॉट द पर्सन हुज अफेक्टेड, एनी पर्सन अग्रीव्ड, मतलब कोई भी आदमी कहीं पे भी बैठा है, अगर उससे उसको ठेस पहुंची तो वो अपनी जगह में केस कर सकता है। 1860 का ये लॉ है। कांग्रेस भी आई, बीजेपी आई, बीच में और भी 2-3 पार्टीज आई, किसी ने भी ये लॉ चेंज नहीं करा। तो ये लॉ तब से भी चला जा रहा है और अब भी चला जा रहा है। तो ये बोला कि भैया ये बीजेपी गड़बड़ कर रही है, कांग्रेस गड़बड़ कर रही है, देखिए ये लॉ तो 1860 से आप चेंज कर सकते थे। आप बोल सकते थे कि भैया ये वहां पे होगा जहां पे पब्लिकेशन हुई। अब क्वेश्चन ये होगा कि पब्लिकेशन कहां हुई, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज की डेट में मीडिया तो पूरी तरह हर जगह फैला हुआ है, गांव-गांव में फैला हुआ है। तो जैसे डॉक्टर पाठक ने ये बोला कि मोदी जी ने कोई स्टेटमेंट दी या फला आदमी ने कोई स्टेटमेंट दी, क्वेश्चन ये नहीं है कि उसके खिलाफ एक्शन हुआ नहीं हुआ डॉक्टर साहब, क्वेश्चन ये है कि क्या कोई व्यक्ति ने कहीं बैठ के कोई केस फाइल करा, पर्सन अग्रीव। अब लॉ तो सबके लिए बराबर हुआ ना, पर्सन अग्रीव। अब 2006 में एक जी टेलीफिल्म का केस हुआ था, जी न्यूज वालों ने कुछ चलाया था सहारा के खिलाफ जी, और सहारा ने केस फाइल करा था। क्वेश्चन ये उठा था कि जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, एलिजिबली डिफेमेटरी, क्या उसमें मेंस या मतलब मन का पाप, कोई आपने गलत इंटेंशन, गलत नियत से कोई चीज छापी या नहीं छापी, या चलाई नहीं चलाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया नियत गलत नहीं जी, इस वजह से डेफेमेशन नहीं होता। अब उसके बाद एक हमारे जो बहुत तगड़े लॉयर तो नहीं है पर केसेस बहुत अच्छे डालते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, एक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का भी लैंडमार्क केस हुआ था। ये हुआ था 2016 में, 10 साल के बाद। इसमें बड़े सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग राहुल गांधी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, अरविंद केजरीवाल, बड़े सारे लोगों का केस था। क्वेश्चन ये उठा था कि ये जो डेफेमेशन का लॉ है इसको हटा दो भैया जी, ये केस पुराना हो गया है, आर्किया हो गया है, बोला सुप्रीम कोर्ट को हटा दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये लॉ अच्छा है, इसमें अच्छे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, और ये देखा जाएगा कि एक आपकी इंटेंशन क्या थी, और दूसरा कि हर व्यक्ति को, हिंदुस्तानी को, हर देशवासी को के ऊपर एक ड्यूटी है टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ अनदर। उसकी इज्जत करना जरूरी है। अगर आप इज्जत नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब बोलते हैं, आपके खिलाफ एक्शन होगा। अच्छा एक बार बताइए, इतना जो आपने ज्ञान दिया कपिल साकला साहब, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भोपाल दौरे पर आए थे और उन्होंने एक राष्ट्रीय दल हुआ करता था, अब राष्ट्रीय दर्जा उसका छिन गया, उसका नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। उसके संदर्भ में एनसीपी कह के बुलाते हैं। उन्होंने कहा था इसका फुल नेम है नेचुरल करप्ट पार्टी। आपसे जानना चाहता हूं कि इसके आधार पर अगर अभी एफआईआर कराना चाहें, भाई ठेस पहुंच गई। एक दल जिसके इतने सांसद, एक दल जिसके 50 से ज्यादा विधायक, एक दल जिसको इतने करोड़ लोगों ने अपना भरोसा करते हुए वोट दिया है लगातार, एक दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार अभी भी हैं, हो सकता है ना रहें, जिनकी उंगली पकड़कर ही चलना सीखे राजनीति में, यह भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो आपसे जानना चाहता हूं, क्या देश के कानून इसी अनुसार हैं? क्या उसके खिलाफ केस हो जाएगा क्या, या आप मानते हैं प्रावधानों का बेजा इस्तेमाल अब इस देश में मिसाल बनता जा रहा है? सरकारें ठीक नीयत से बने हुए कानूनों का अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करा रही हैं। क्या इसके संदर्भ में कपिल साकला जी की कोई स्पष्ट टिप्पणी है?
1972 में एक अखबार के खिलाफ भी केस हुआ था, तब मुझे नहीं लगता ये पार्टी थी, मुझे नहीं मालूम कौन सी पार्टी थी। तो जो लॉ है, लॉ का यूज और मिसयूज तो होता ही रहता है, होता ही रहेगा, और कई सालों से हुआ जा रहा है। क्वेश्चन ये नहीं है आज की डेट में हम सारे के सारे बात करें, ये लॉ तो जब से लॉ बने तब से मिसयूज हो रहा है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जो व्यक्ति को ठेस पहुंचती है, क्या उसने या उसके किसी और चमचे ने कह लीजिए, जान पहचान वाले ने कह लीजिए, फॉलोअर ने कह लीजिए, कोई केस फाइल करा? देखिए, लॉ आपके साथ है, राइट आपके साथ है, आप उसको क्रिमिनल केस भूल जाइए, आप सिविल डेफेमेशन डाल सकते हैं। लाइबल और स्लैंडर कहा था ना मैंने, वो सिविल केस होता है, 10-10 करोड़ के मुकदमे डलते हैं। तो किसी ने केस डाला, अगर नहीं डाला तो आपने अपना राइट गिव अप कर दिया ना। अगर किसी ने आपकी पॉकेट मारी और आप कोर्ट नहीं, थाने नहीं जाते हो, फिर आप बोलते हो अरे मेरे खिलाफ केस, मैंने केस तो साखला साहब हमें ये समझा रहे हैं कि देखो भाई, कानून तो पूरा है, जो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो और इस्तेमाल कर रहे हैं, केस कम दर्ज हो रहे हैं। भाई, ठेस पहुंचने वालों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, कानून और ज्यादा दर्ज होने चाहिए। लेकिन मैं इस बहस को ले जाना चाहता हूं चिंतामणि जी आपके पास में। राकेश पटागी ने जा छोड़ा वहां पे, विचारों के स्तर पे इतना दारिद्र्य क्यों हो गया आपका? दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, ट्वीट के संदर्भ में उन्होंने जो फोटो लगाया उसके साथ में लिखा, मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देती हो, ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। गोलवलकर गुरुजी के नाम से यह ट्वीट किया गया है। प्रथम दृष्टया लगता है कि जिस व्यक्ति के प्रति इतनी ज्यादा श्रद्धा के साथ करोड़ों लोग हों, उसकी भाषा ये नहीं हो सकती। जो संगठन वनवासी क्षेत्रों में इतने बड़े स्तर पर काम कर रहा है, उसके द्वारा यह विचार कैसे हो सकता है? यह भी लगता है जो सामाजिक समरसता के लिए संगठन काम कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका सबसे प्रभावी नेतृत्व देने वाला शख्स इस विचार के साथ में कैसे हो सकता है? देखिए, आपसे जानना ये चाहता हूं कि आपने ये बताने के स्थान पर कि गोलवलकर जी के, दिग्विजय सिंह ने कहा क्या था? दिग्विजय सिंह ने तो ये जानना चाहता ना कि भाई जानिए कि उनके विचार क्या हैं गुरु गोलवलकर जी के, दलितों और पिछड़ों और मुसलमानों के लिए, राष्ट्रीय जल, जंगल व जमीन पर अधिकार पर उनके क्या विचार थे। आप इतने दीनहीन हो गए, इतने वैचारिक रूप से दारिद्र आपका हो गया, पढ़ने लिखने से आपका इतना विरोध हो गया, आप ये नहीं बता पाए ट्वीट करके, आप ये नहीं बता पाए अखबारों के माध्यम से, आप ये नहीं बता पाए सोशल मीडिया के माध्यम से कि दलितों के संदर्भ में गुरुजी के विचार क्या थे। आप नहीं बता पाए कि मुसलमानों के संदर्भ में उनके विचार क्या थे। आप नहीं बता पाए कि जल, जंगल, जमीन को लेकर गोलवलकर जी क्या सोचते थे। आप बता पाए तो केवल इतना कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR कराने के लिए हमारे पास थाने बहुत है, वो सरकार भी हमारी है, देखो हम बताते हैं। इसके संदर्भ में क्या कहेंगे चिंतामणि जी? इतना ही रह गया आपके पास? देखिए, ये अभिव्यक्ति नहीं थी, ये शरारत थी, ये षड्यंत्र था कि किस तरह संघ को एंटी दलित, एंटी अनुसूचित जनजाति जाति के खिलाफ बताया जाए। तो जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश की गई थी, इसलिए उनके खिलाफ। अब ये तथ्यात्मक बात नहीं है। चिंतामणि, तो मेरा यही तो सवाल है कि उनके खिलाफ FIR करा के क्या करा लिया आप बताते ना कि गोलवलकर जी दलितों के विषय में क्या सोचते थे। आप बताइए ना कि वह जल, जंगल, जमीन के संदर्भ में क्या सोचते थे, पिछड़ों को लेकर गोलवलकर जी की सोच क्या थी, क्या विचार थे। यह बताने के स्थान पर FIR के माध्यम से आप सोच रहे हैं, आप समाधान कर रहे हैं। अपराधी इसलिए कि वो आदतन अपराधी, इसलिए यही उनके लिए तरीका ठीक है। दूसरी बात यह है कि यदि आप संघ के बारे में इस तरह की बात करेंगे, तथ्यविहीन बात करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से अरे आप कल को दूसरा ट्वीट कर देंगे, फिर समझाने जाएंगे, परसों दूसरा ट्वीट करेंगे, फिर समझाने जाएंगे, तो उनका एजेंडा तो सेट हो रहा है ना। तो ये जो अपराधी कृत्य किया है, तथ्यहीन बात की, तो उसके लिए FIR ही सही है। और उन्होंने अपना विचार तो दिया नहीं, ये तो संघ की इतनी आलोचना करते हैं, कभी कोई FIR दर्ज नहीं हुई। कुछ तो भी संघ के बारे में कहते हैं, विचार के बारे में कहते हैं, कोई FIR दर्ज नहीं हुई। लेकिन आप अपना विचार प्रकट करो, और आपको स्वतंत्रता है, 1 मिनट, आपको हाथ घुमाने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो हाथ स्वतंत्रता तब तक है जब तक आपका हाथ मेरी नाक को ना छुए। अगर आपका हाथ मेरी नाक को छूता है तो आपकी स्वतंत्रता खत्म। दूसरी बात यह है कि जितना बड़ा आदमी होता है उतना बड़ा उसकी जिम्मेदारी होती है। जैसा कि अभी कपिल साहब बता रहे थे, घंटा घर की घड़ी यदि खराब हो जाएगी तो हजारों लोगों का टाइम खराब बिगड़ेगा। अगर सामान्य आदमी की घड़ी खराब हो जाएगी, एक आदमी की, तो केवल उसी का टाइम बिगड़ेगा, उसी के काम बिगड़ेंगे। लेकिन घंटा घर की घड़ी अगर खराब वक्त बताएगी तो सैकड़ों लोगों का टाइम बिगाड़ेगी। इसलिए घंटा घर की घड़ी को सही करना ज्यादा सही है। वो इतने बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। आपका तो बयान यार आधे घंटे में बदल गया चिंतामणि जी। थोड़ी देर पहले बता रहे थे चुके हुए नेता है, कौन उन्हें गंभीरता से लेता है,
दिग्विजय सिंह की बात का क्या महत्व है, और अभी आप बताने लगा अरे इतने बड़े नेता हैं, उनकी बात का कितना प्रभाव पड़ता है। आप तो आधे घंटे में दिग्विजय सिंह की शख्सियत को लेकर खुद ही अपने विचार बदल लिए। कमाल है चिंतामणि जी। लेकिन मेरा विचार आपके विचार जानने के संदर्भ में इस बात को लेकर है कि एक विचारवान संगठन है संघ, उस संघ के द्वितीय सर संघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर दलितों के संदर्भ में, पिछड़ों के संदर्भ में, मुसलमानों के संदर्भ में, जल के संदर्भ में, जंगल के संदर्भ में और जमीन के संदर्भ में क्या विचार रखते थे, ये समाज पर बड़ा प्रभाव डालने वाले दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया ट्वीट में। क्या पूरे संघ विचारकों की टीम और देश की ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी में 4 आदमी ऐसे नहीं निकल पाए जो दिग्विजय सिंह को बता पाते कि गोलवलकर जी की ये दलितों के संदर्भ में सोचती, ये पिछड़ों के संदर्भ में सोचती, ये मुसलमानों के संदर्भ में सोचती। इतना दारिद्र कहां से कहां पहुंच गए आप? क्षमा करना हिमांशु जी, मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन कुत्ता अगर आदमी को काटे तो कुत्ते को काटा नहीं जाता, उसको डंडे से मारा जाता है। तो ये यही हुआ है। मुझे क्षमा प्रार्थी हूं, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए यही पता नहीं आप क्षमा मांग रहे हैं या क्या कर रहे हैं चिंतामणि जी, लेकिन मुझे अफसोस है, अफसोस इस बात के लिए कि दिग्विजय सिंह जी के संदर्भ में जिक्र करते हुए आप ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। संघ, अफसोस इस बात का है कि संघ जिसे एक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर जाना जाता है, उस संगठन से दीक्षित व्यक्ति तर्क के अंतर्गत इतना असहाय महसूस कर रहा है कि इन शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य हो गया चिंतामणि जी। इस पर आपको विचार करना चाहिए। पर डॉक्टर राकेश बाड़ा कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर जाकर अनुमा जी के पास चलते हैं। पर चिंतामणि जी विचार जरूर कीजिएगा, बहुत ही बड़े सांस्कृतिक संगठन से आपका ताल्लुक है और इस देश में जो सबसे स्वर्णिम प्रदेश कहला रहा है मध्य प्रदेश आपके शब्दों में, उस राज्य के 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह। जनता के स्तर पर जीत कर रहे हैं, जितने मुद्दा आज अपनी जीत पर है ना, उससे कहीं ज्यादा वोटों के साथ जीते हुआ शख्स है। राघौर से अपराजय योद्धा रहा है दिग्विजय सिंह। उस व्यक्ति को आप ऐसे खारिज कर दें, और अगर इतना ही खारिज आदमी है तो उसके एक एक बयान पर आपकी पूरी पार्टी जो पीछे लग जाती है उस पर भी विचार करें। इतने गए गुजरे आदमी के पीछे दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल पीछे क्यों लगा रहता है, इस पर भी आप विचार कीजिएगा। जी राकेश पाठक जी। हिमांशु जी, सचमुच खेद हो रहा है, डॉक्टर मालवीय बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं जी, और वे अगर एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसे मुहावरे का इस्तेमाल करें तो असल में मूल जो संघ की विचारधारा है उसका ही प्रकटीकरण होता है। सिर्फ खेद ही व्यक्त कर सकता हूँ आपके इन शब्दों पर। मूल बात पर आते हैं। संघ मूलतः उसी विचार का पर रहा है हमेशा से समर्थक जो मनुस्मृति में दर्ज है। इतिहास में सब कुछ प्रामाणिक रूप से दर्ज है कि जब देश आजाद हुआ, एक तो आजादी की लड़ाई में 1925 से 1947 तक नाखून कटाने का भी योगदान आरएसएस का नहीं था। जब संविधान बना तो संविधान को संघ ने स्वीकार नहीं किया। संघ के सरसंघ चालकों के बयान हैं, उनके आलेख हैं, उन्होंने संविधान को स्वीकार न करने की घोषणा की, कहा कि मनुस्मृति को लागू किया जाना चाहिए। तिरंगे को स्वीकार नहीं किया संघ ने, तिरंगे को अपशकुन कहा। 14 अगस्त 1947 को आलेख है ऑर्गेनाइजर का जिसमें कहा जा रहा है तिरंगा 3 रंग अपशकुनी है, भारत कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा, भगवा रंग के सिवा कोई किसी रंग का झंडा स्वीकार नहीं होगा भारत को। तो संघ की विचारधारा स्पष्ट है, पूरी दुनिया को पता है। वो जो फांसीवादी विचार दुनिया में आया मुसोलिनी के यहाँ से, वहां तो डॉक्टर मंचे गए थे मुसोलिनी से मिलने, काफी दीक्षा वहां से लेकर आए थे। वहां से ये गणवेश भी मुसोलिनी के ही विचार परिवार से आया था। तो मुझे लगता है कि इस ट्वीट में दिग्विजय सिंह के हो सकता है तथ्यात्मक भूल हो, लेकिन ये तो प्रामाणिक रूप से सत्य है कि संघ मनुस्मृति को लागू करना चाहता था। और मनुस्मृति स्त्री और दलित के बारे में क्या सोचता है सारी दुनिया को पता है। उन्हें तो मनुष्य भी नहीं मानता। मनुस्मृति तो दलितों और स्त्रियों को बराबरी का मनुष्य भी मानने को तैयार नहीं है। तो मूल विचार तो संघ का यही है। मूल विचार तो संघ का यही है। डॉक्टर आगे बढ़ कर रहे हैं, लेकिन मैं अनुमा जी आखिरी बातचीत के लिए आपके पास आना चाहता हूँ। जैसे को तैसा, मतलब मुहावरों का दौर चला ना, तो चिंतामणि जी के पास जो मुहावरा था वो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। आपसे जानना चाहता हूँ, क्या देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल जैसे को तैसे के सिद्धांत पर चलना चाहेगा या कोई और नई राह निकालेगा? और व्यक्ति की आजादी के संदर्भ में कुचलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, क्या कांग्रेस को भी वो मुफीद लग रहा है या आपको लगता है नहीं, हमें विचार का संदर्भ में ही जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए? इसके संदर्भ में थोड़ा नजरिया दीजिए ना अनुमा जी। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे सवालों के उत्तर
ज्यादा बेहतर तरीके से दिए जा सकते हैं, बजाय एफआईआर जैसे उपकरणों का सहारा लेकर। हिमांशु जी, पहली चीज तो ये है कि यहाँ जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे ना, उनका नाम मैंने अपने जिंदगी में पहली बार सुना। और दिग्विजय सिंह जी से संघ को सबसे ज्यादा चिढ़ इसलिए है कि जो नरेंद्र मोदी खुद को अविवाहित बताते थे, उनके विवाह का प्रमाण दिग्विजय सिंह जी ही लेकर आए थे। तो सारा जो तकलीफ है ना दिग्विजय सिंह जी के पीछे पड़ने की, वो इस कारण से है। मैं आपको गोलवलकर के आपके सवाल का जवाब देती हूँ, लेकिन गोलवलकर ने अपनी किताब के 117 पेज में लिखा है कि मनु दुनिया के महान विधि निर्माता थे और उन्होंने अपनी मनुस्मृति में निर्देशित किया है कि हिंदुस्तान के ज्येष्ठ ब्राह्मणों के पवित्र चरणों में गिरकर लोग अपने कर्तव्य को सीखें पूरी दुनिया के। और इसमें ही उन्होंने दलितों को, आदिवासियों को उनका अलग स्थान बताया है। कहना भी नहीं चाहती वो क्या। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए जैसे को तैसा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन लगातार हमारे नेताओं के ऊपर ईडी, सीबीआई, एफआईआर, कौन सा चीज छोड़ी नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने। एक नुपुर शर्मा ने जब ऊटपटांग बोला तो आज तक पीछे छुपा के रख दिया और उसे कह दिया फ्रिंज एलिमेंट। और क्योंकि अरब कंट्रीज का उसके ऊपर पूरा ताकत लग गई थी और बीजेपी की को सरकार को समझ में नहीं आया कि क्या करें। लेकिन बाकी लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का विधि प्रकोष्ठ लगातार आरोप लगाता जा रहा है, एफआईआर करता जा रहा है। और जज तक जो 43 और 45 पैरा में और 56 पैरा में जो हैबिचुअल ऑफेंडर कहते हैं, इससे पहले रेफरेंस नहीं देते। हर निर्णय किसी न किसी संदर्भ पर आधारित होता है पुराने केस के, जो नहीं कहा गया। पिक्चर्स के डायलॉग की तरह अगर एक रिपोर्टिंग लिखी जाती, जज अपनी निर्णय को लिखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहां जा रही है समाज की राजनीति और बीजेपी की तानाशाही। इसलिए अगर आप ये कहते हैं एक आध तो कभी एक्सचेंज के लिए कभी कर देती है कांग्रेस, अदरवाइज हमने नहीं किए ऐसे केसेस। और हम जानते हैं कि खून का बदला खून नहीं होता है, हम जानते हैं खून खून से साफ नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी फुटिंग भी तो रखनी पड़ेगी ना, कि हर समय लगातार कोई हमें मारता जाए, जबरा मारे भी और रोने भी ना दे। तो वहां तो कहीं ना कहीं आवाज भी उठानी पड़ेगी। और मैं समझती हूं अगर ये केसेस इतने ज्यादा होंगे तो पूरा समाज उठ खड़ा होगा। आज कांग्रेस को हम कहते हैं कि कांग्रेस विपक्षी पार्टी है और मजबूत पार्टी है। आज मोदी जी की छवि, अब जब कोई भी अगर ये करता है, एक पोल भी करता है, तो राहुल गांधी जी के नाम पर सबसे ज्यादा वोटिंग आती है। तो ऐसे में संघ को डर लग रहा है कांग्रेस से, राहुल गांधी जी से और कांग्रेस के संगठन से। तो इसलिए वो करते रहेंगे। जहां जहां पर हम इसके बगैर कर सकते हैं, हम इसके बगैर ही करेंगे। ये आप देखते रहिएगा, क्योंकि कांग्रेस को लगता तो है कि ये चीज ठीक नहीं है। अनुमा जी ने कह दिया भाई जस्ट फॉर एक्सचेंज कभी कभी कर दिया। वैसे हम कोशिश करेंगे ऐसी नौबत ना आए। महत्वपूर्ण केवल कांग्रेस की कोशिश की नहीं, महत्वपूर्ण देश के संदर्भ में विमर्श की परंपरा को बनाए रखने की है। ये देश अगर कहता है कि हम कभी विश्व गुरु रहे, तो वो विश्व गुरु इसलिए हो पाया था उस दौर में कि वहां पर विमर्श को लेकर एक खुलापन था। यह वह देश था जहां पर मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के बीच में शास्त्रार्थ के आधार पर ही जीवन की राह निकली। यह वह देश रहा जहां पर आदि शंकराचार्य के बाद माधवाचार्य, रामानुजाचार्य जैसे लोगों ने उनके मत के विपरीत बात कही और समाज ने स्वीकार किया। यह वह देश रहा जहां पर सगुण को अगर पूजा गया तो निर्गुण के संदर्भ में भी देश खुले मन से तैयार रहा। वो देश तथाकथित आजादी के बाद विचारों की अभिव्यक्ति को लेकर इतना संकुचित क्यों हो रहा है, इस पर पूरे समाज को विचार करना होगा। क्या हर एफआईआर के माध्यम से जवाब देने की कोशिश वो जनता सहजता के साथ स्वीकार कर लेगी, या इस एफआईआर के खिलाफ उठ खड़ा होने का संकल्प दिखाएगी? अगर जनता के स्तर पर इन एफआईआर को लेकर नकारात्मक प्रतिक्रिया आई तो शायद सरकारें अपने ऐसे कदम उठाने के संदर्भ में टिके। समाज की प्रतिक्रिया का इंतजार है। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद इस वैचारिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर कहता है कि तो उससे कह दो कि वो आए देख ले आकर, तो उससे कह दो कि वो आए देख ले आकर, लगाया हमने था जमहूरियत का जो पौधा। जावेद अख्तर ने इस देश के लोकतंत्र को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की। उस लोकतंत्र के संदर्भ में बड़ा ही खूबसूरत पहलू रहा है अभिव्यक्ति की आजादी का। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब विचारों को लेकर विमर्श। इस विमर्श के लिए समाज में जगह रहनी चाहिए। अगर विचारों के विमर्श को लेकर जगह नहीं रहेगी तो तय है कि हम आगे के स्थान पर पीछे चलना शुरू कर देंगे और देश को अभी आगे का सफर बहुत दूर तक तय करना है।
इसलिए विमर्श के लिए स्थान बने रहे। इस आग्रह के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादर।